नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस का ऐसा मॉडल पेपर जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके अंदर अपन को ले जो 35 प्रश्न पढ़ेंगे, ज़्यादा प्रश्न नहीं पढ़ेंगे। आप सभी से निवेदन रहेगा, इस क्लास को आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। चलिए, तो यदि आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल प्रेस जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अच्छी लगे तो, ठीक है। पूरी देखने के बाद ही लाइक वाइक करें, कमेंट भी जरूर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से दोस्तों स्टार्ट करेंगे बस, और यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे अपन ओनली, ठीक है, और एडवांस फुल भरपूर देखने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? जी हाँ, राइट आंसर क्या जाएगा? जल्दी से बनेगा आंसर, फिर अपन आगे बढ़े। तो बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण जो है कहाँ प्राप्त किया था? जी हाँ, सभी का राइट आंसर जाएगा पावापुरी में। बिल्कुल दोस्तों, पावापुरी हो जाएगा। सभी भाई बहनों का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, पावापुरी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? सभी को बताया ना, ये सारनाथ जो है ना, यहाँ पे गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे, अपने उपदेश दिए थे साहब, याद रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसे ऋषि पतम भी कहा जाता है। सारनाथ को ऋषि पतम भी कहा जाता है मेरे दोस्तों, क्या ऋषि पतम भी कहा जाता है। और दोस्तों जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। चलिए, तो इस प्रकार से आप रखेंगे याद। अब हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों महावीर स्वामी के जन्म की बात करें तो वैशाली के पास कुंड ग्राम में हुआ था। वैशाली के पास कुंड ग्राम में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था मेरे दोस्तों। और हम बात करें, ये श्रवण बेलगोला क्या है? चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय श्रवण बेलगोला में निकाला था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय। दोस्तों ये चीजें याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख रहे हैं अपन, और ये आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, लिख लेना, याद कर लेना, रट लेना, अब ज्यादा क्या बात करें ना। नंबर 2 प्रश्न पूछा यह जा रहा है कि किस व्यक्ति ने यंग इटली की शुरुआत की थी? किस व्यक्ति ने यंग इटली की शुरुआत की थी? गैरीबाल्डी ने, जोसेफ मेजिनी ने, काउंट केवोर ने, विक्टर इमेन्युअल ने। मेरे दोस्तों जोसेफ मेजिनी राइट आंसर जाएगा। बी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा मेरे प्यारे भाई बहन, सभी के सभी लॉक करेंगे इसे, ठीक है। और दोस्तों शुरुआत की थी 1831 में, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों ये जो है ना, ये गैरीबाल्डी जो है ना, ये लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था। इन्होंने क्या किया था? लाल कुर्ती नाम से सेना का क्या किया था? बिल्कुल जो है इस सेना का गठन किया था, संगठन किया था। अच्छा दोस्तों बात करें काउंट केवूर कहो या फिर दोस्तों कापूर भी कह सकते हैं इसे, ठीक है, कापूर भी कहा जाता है। तो दोस्तों कापूर, तो देखिए काउंट कापूर जो है दोस्तों, इन्होंने 1871 में इटली का एकीकरण किया साहब। क्या किया? इटली का एकीकरण किया। जी हाँ दोस्तों, मैं एक एक करके बता तो दूं, लेकिन याद रखिएगा ऐसा ना कि आप भूल ही जाओ, है ना। और विक्टर एमेन्यूल सार्डिनिया का शासक था। दोस्तों ये विक्टर एमेन्यूल था ना, ये कहाँ का शासक था? ये सार्डिनिया का शासक था मेरे दोस्तों। लेकिन मैं थोड़ी सी समस्या आ रही, लेकिन आप मेरी बोली पे बिल्कुल ध्यान देंगे जरा, ठीक है, सुनने पे। अच्छा दोस्तों नंबर 3 प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। बाबर ने तुजू के बाबरी नामक अपना संस्मरण जो है किस भाषा में लिखा था? दोस्तों बाबर ने जो है तुजू के बाबरी नामक संस्करण जो लिखा था, संस्मरण, कौन सी भाषा में लिखा था? इसका राइट आंसर दोस्तों तुर्की होगा। उसके बाद इसका दोस्तों फारसी में भी किया गया था अनुवाद, ठीक है। तो सबसे पहले ये तुर्की में लिखा गया, किसके द्वारा? बाबर के द्वारा, तुजू के बाबरी नाम से, ओके ना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है साहब? जल्दी बताओ। आप पुलिस और पटवार की तैयारी करें। जी हाँ बिल्कुल बताएंगे। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? जैसा कि मूल केंद्र, अंत केंद्र, उत्केंद्र या मध्य केंद्र। मेरे दोस्तों पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर बिंदु को उस केंद्र कहते हैं, ठीक है, उत्केंद्र। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा उत्केंद्र हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है।
ठीक है साहब, याद रखेंगे इसे, ये अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों पृथ्वी की सतह के भीतर बाह्य कोर के नीचे भाग को क्या कहा जाता है? अंत केंद्र कहा जाता है। ये किसके भाग को कहा जाता है? ये पृथ्वी की सतह के भीतर बाह्य कोर के नीचे भाग को कहा जाता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो एक सेकंड, हाँ अगले की बात करें तो दोस्तों ये मध्य केंद्र जो है, मध्य केंद्र की बात करें तो ये मध्य केंद्र पृथ्वी और धरातल के बीचों बीच के भाग को मध्य केंद्र कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों मूल केंद्र की बात करें, यह केंद्र सदैव भूकंप मूल फोकस पर उत्पन्न होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और आपका अगला जो प्रश्न है नंबर 5 की, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? बुध है, शुक्र है, या फिर मंगल है, या बृहस्पति है? राइट आंसर दोस्तों क्या जाएगा? जल्दी से आंसर भी बनेगा सभी भाई बहनों का। 65 राइट आंसर, जी हाँ, मतलब कि 5 नंबर क्वेश्चन का। तो दोस्तों बी ऑप्शन जाएगा, शुक्र हो जाएगा। यहाँ पे आपका सभी भाई बहनों का क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा, ठीक है। यमज नक्षत्र है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा ही तो दिखाई देता है, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं। बुध सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है। अब आपसे पूछा जाए कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो क्या करेंगे साहब? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह, सूर्य के निकटतम ग्रह है आपका बुध है दोस्तों, ठीक है। याद करेंगे, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। और रात्रि में दिखाई देने वाला मंगल ग्रह दोस्तों, रात्रि में दिखाई देने वाली, ये तो कौन नहीं जानते साहब, सभी जानते हैं, ठीक है। अब बात करें दोस्तों तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है मेरे दोस्तों? ये क्वेश्चन बृहस्पति जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है साहब। ये चारों के चारों हो गए ना क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब अगला प्रश्न, पशु विज्ञान किसका अध्ययन है साहब? जल्दी बताओ। पशु विज्ञान जो है किसका, पक्षी विज्ञान जो है किसका अध्ययन है? इसमें आपको सिंपल ही दे दिया है, कीट का है या पुरुष कवची का है, पक्षी का हो जाएगा दोस्तों, सभी का राइट आंसर होना चाहिए। ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है, ठीक है। पक्षी के अध्ययन को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, पता है क्या? ऑर्नियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्नियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे पक्षी विज्ञान को ऑर्नियोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पे पक्षी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो मेरे दोस्तों, और अपन ने कल बात की थी ना, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न ये आ गया है कि लॉजिकल, यहाँ पे लॉजिकल है, लॉजिकल नहीं, लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में भंजित करने को क्या कहते हैं? सभी भाई बहन आंसर देंगे। बिल्कुल, पेज कहते हैं दोस्तों। डी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। काफी भाई बहनों को पता नहीं हो तो इसको लॉक कर देना। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल पेज हो गया। अब आपका अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि प्रकृति के में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नामक कौन सा खनिज है? टेबल नामक कौन सा खनिज है? टाल्क, सोडियम क्लोराइड जो है प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड हैलाइड खनिज है दोस्तों। कौन सा है? हैलाइड खनिज है। बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा हैलाइड खनिज। दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा नया है, याद रखेंगे ये क्वेश्चन नया है आपके लिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रंगीन गैस होती है दोस्तों? कौन सी गैस जो होती है वो रंगीन होती है? क्लोरीन रंगीन होती है क्या? हाइड्रोजन रंगीन होता है क्या? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? कौन सी गैस रंगीन दिखाई देती है आपको? तो मेरे दोस्तों रंगीन जैसी गैस जो है वो आपका क्लोरीन हो जाएगा। ऑक्सीजन कब देखा आपने साहब? नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों क्लोरीन हो जाएगा राइट आंसर। बड़ा सिंपल प्रश्न है, ठीक है। और दोस्तों हम बात करें हाइड्रोजन की, तो ये मुख्यतः जो है ना कोल गैस में मुख्यतः हाइड्रोजन व मीथेन का मिश्रण होता है। हाइड्रोजन व मीथेन दोनों मिलके क्या कहलाती है? वो कोल गैस कहलाती है दोस्तों। कैसी? कोल गैस, ठीक है। और नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ये तो सभी को पता है, ठीक है। और ऑक्सीजन पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ये सभी के सभी एक ही चीज़ है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, वायुमंडल में ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 10, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है मेरे दोस्तों? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है
दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम एसीटेट। देखिए दोस्तों राइट आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इसका सूत्र दोस्तों NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 दोस्तों इसका सूत्र है, याद रखेंगे। और दोस्तों बात करें तो ये जो है ना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों, इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे इतना पूरा नहीं लिख पाऊंगा। धावन सोडा का ये धावन सोडा, ठीक है, धावन सोडा का ये रासायनिक नाम है दोस्तों। किसका है? ये धावन सोडा का रासायनिक नाम है। और ये दोस्तों बात करें बाइकार्बोनेट के बारे में तो दोस्तों अपने बात कर दी है। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पे साइंस का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये भौतिकी पूछा जा रहा है। धूप की उपस्थिति में ऑटोमोबाइल रेचन अभिक्रिया से क्या बनता है? ठीक है, तो प्रकाश रासायनिक कुहासा बनती है, या फिर जो है प्रकाश रासायनिक धूम्र, या प्रकाश गतिक अभिक्रिया, या फिर प्रकाश संश्लेषण। मेरे दोस्तों प्रकाश धूम्र बनता है यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। यदि आपको पता नहीं हो तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये प्रकाश संश्लेषण तो पेड़ पौधों से बनते हैं सब, है ना, ये तो सभी को पता ही होना चाहिए, ये तो कोई कर ही नहीं सकते यहाँ पे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? मेरे दोस्तों ये बताना है। कई बार पढ़ा भी अपन ने शायद भूगोल में, भूगोल के अपने अलग 200 प्रश्न पढ़े, उसमें पढ़ा भी है दोस्तों। ठीक है ना, तो राइट आंसर नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सतलज, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी। राइट आंसर जाएगा तो आपका सी ऑप्शन के साथ जाएगा, कृष्णा नदी दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये जो है ना सतलज नदी है ना, नर्मदा नदी है ना आपकी, यहाँ पे सरदार सरोवर बना हुआ है दोस्तों। क्या? सरदार सरोवर बना हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात करें सतलज की बात करें तो यहाँ पे भाखड़ा नांगल बना हुआ है दोस्तों। भाखड़ा नांगल परियोजना बनी हुई है। ठीक है साहब, और कावेरी जो दोस्तों है ना, ये कहाँ पे, इसके किनारे कौन सा शहर बना हुआ है? रंगपट्टम, श्री रंगपट्टम दोस्तों। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, राइट आंसर किसके साथ जाएगा? नंबर 13। देखिए दोस्तों किस राज्य में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत है? अरुणाचल में, मिजोरम में, असम में, या उत्तर प्रदेश में? दोस्तों बड़ा अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर किस राज्य में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत है? राइट आंसर जाएगा मेरे दोस्तों मिजोरम राज्य में सर्वाधिक वनों का प्रतिशत है, तो बिल्कुल है जो बी ऑप्शन को आप लॉक कर देंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न है। ठीक है, और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की बात करें, क्या बात करें, ऐसी बात करें कि राजधानी क्या है, तो सभी को पता है कि भाई ईटानगर है। ठीक है, और क्या बात की जाए दोस्तों, बात करें यहाँ पे असम की, तो असम जो है चाय के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप ब्रह्म नदी पर है, जो कि माजुली द्वीप दोस्तों कहाँ पे? असम में है। माजुली द्वीप दोस्तों, माजुली द्वीप सभी को पता है साहब, है ना। चलिए, और दोस्तों बात करें भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य की, तो उत्तर प्रदेश तो है ही है। चलिए मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कैसा आता है दोस्तों, ये रहा आपकी अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को क्या होने की संभावना रहती है? कैसा रोग होने की संभावना रहती है? ल्यूकेमिया नहीं साहब, अस्थि मज्जा रोग नहीं, तो एम्बेस्टोसिस नहीं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? ये तो क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, सभी का राइट होगा साइटोसिलिकोसिस। दोस्तों इतना तो पढ़ा ही होगा ना, सिलिकोसिस रोग हो गया। तो मेरे दोस्तों सीमेंट की आवश्यकता नहीं है, पत्थर का काम करने वाले हर मजदूर की बात करें तो साइटोसिलिकोसिस रोग होने की संभावना रहती है। अच्छा मेरे दोस्तों अस्थि मज्जा की बात करें तो अस्थि मज्जा जो है काला जार रोग होने से, अस्थि मज्जा में काला जार रोग होने से मस्तिष्क मतलब क्या होता है? प्रभावित होता है। ठीक है, और ल्यूकेमिया में दोस्तों क्या होता है? ये मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है, ये भी दोस्तों मस्तिष्क की बीमारी। ठीक है, मस्तिष्क की बीमारी है। ठीक है साहब, ये भी मस्तिष्क की बीमारी है। ठीक है, और ये जो एस्बेस्टोसिस जो है ना, ये हड्डियों से संबंधित बीमारी दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछे जाए अलग से
अगला प्रश्न नंबर 15 भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से बनेगा आंसर। डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है मेरे दोस्तों, ये बताना है। राइट आंसर, डेंगू बुखार जो है ये कौन से रोग वाहक द्वारा संचारित होता है, और ये क्वेश्चन मैं आपको कल भी किया था शायद, है ना। एनाफिलीज कल्सीफेसिस या न्यूलेक्स फटिगन या एडिस एजिप्टी या मंसोरिया यूनिफॉर्मिस। दोस्तों राइट आंसर एडिस एजिप्टी हो जाएगा, सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे मेरे दोस्तों। बड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बात करें मलेरिया की, तो एनाफिलीज कल्सीफेसिस के द्वारा ये जो रोग होता है, ठीक है, द्वारा मलेरिया रोग होता है। याद रखेंगे ना, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है साहब। अब बाकी की बात करें तो आपके ऊपर इस क्लास को आप कितना महत्व देते हैं। नंबर 16 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है साहब। बोने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। मेरा काम है मैं आपको अच्छे कंटेंट दे दूं, अब आप कितना ग्रहण करते हैं वो आपके ऊपर है साहब, बिल्कुल, है ना। बोने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। ऑक्सीजन को, जिब्रेलिन्स को, या डार्विन को, या टोकिनिन को मेरे दोस्तों। बड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक है। जिब्रेलिन्स आपका बी ऑप्शन राइट होगा। पौधे को लंबा कर देता है और यह फूल बनने में मदद करता है दोस्तों। ये जो होता है ये फूल बनने में मदद करता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की बात करें, लेकिन यहाँ पे बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन से, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन से दोस्तों पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने का हार्मोन है, ये एक प्रकार का क्या है, पौधे का हार्मोन है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों ऑक्सीजन की खोज की बात करें तो 1880 में ऑक्सीजन की खोज की, और ये खोज किसने की मेरे दोस्तों, डार्विन नामक वैज्ञानिक ने की मेरे दोस्तों, ठीक है, तो याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है। और साइटोकिनिन जो है ना, ये कोशिका के लिए होता है दोस्तों। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। जरूर दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से बनेगा आंसर। पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था मेरे दोस्तों। पुनरावर्तन सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया था। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, देखिए विस्मैन के द्वारा, या मॉर्गन द्वारा, या अर्नस्ट हेकेल द्वारा, या फिर मूलर द्वारा। राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताएंगे। आंसर अर्नस्ट हेकेल हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा, बिल्कुल हेकेल है यहाँ पे। तो बिल्कुल दोस्तों याद रखेंगे। और मेरे दोस्तों ये बीजमैन है ना, ये कौन है, ये बीजमैन है, ठीक है साहब, बीजमैन है, बीजमैन नहीं है, बीजमैन ने दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी। अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी मेरे दोस्तों ये इसने, ठीक है, तो याद रखेंगे। और विकिरण अनुवांशिक का प्रमुख जनक कौन है दोस्तों, ये जो है आप देख पा रहे हैं ना, मूलर क्या है, ये मूलर विकिरण अनुवांशिकी की खोज इनके द्वारा की गई थी दोस्तों। मतलब कि इन्हें जनक कहा जाता है, प्रमुख जनक कहा जाता है विकिरण अनुवांशिकी की, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ आप याद रखेंगे इस चीज़ों को। आगे बढ़े तो ये क्वेश्चन आता है नंबर 18 कि विषम जालिका की खोज किसने की थी मेरे दोस्तों। विषम जालिका की खोज E.J. बटलर ने, J.H. ग्रेगी ने, या A.F. ब्लैकेली ने, या B.B. मुंडकर ने मेरे दोस्तों। बड़ा सिंपल प्रश्न है और राइट आंसर आप सभी भाई बहने करेंगे, सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे यहाँ पे। बड़ा अच्छा प्रश्न है साहब, ओके ना, लॉक कर देंगे ना सभी, बहुत बढ़िया। अब आपका अगला प्रश्न ये रहा। तो पिछले का राइट आंसर क्या था, सी ऑप्शन हो गया था। अब आपका इसका क्या जाएगा 19 का, कि देखिए सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं साहब। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर कौन सी अभिक्रिया के द्वारा सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आयनिक अभिक्रिया नहीं होगा, जैविक भी नहीं होगा, न्यूक्लियर अभिक्रिया हो जाएगा मेरे दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, इसको लॉक कर देंगे, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है साहब। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे, 8 मई किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मई है जो पूरे विश्व में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मेरे दोस्तों 8 मई आपका विश्व रेड क्रॉस दिवस, या फिर विश्व मानक दिवस, या विश्व दूरसंचार दिवस, या फिर राष्ट्रमंडल दिवस। मेरे दोस्तों ए ऑप्शन को आप लॉक कर देंगे, ओके, ठीक है, हो गया लॉक ए ऑप्शन। अब देखिए दोस्तों विश्व मानक दिवस की बात करूं तो ये आपका 14 अक्टूबर को मनाया जाता है।
ओके, कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों विश्व दूरसंचार दिवस की बात करें तो 21 नवंबर को मनाया जाता है। याद कर लेना मेरे दोस्तों, इतना डाटा इकट्ठा करने में पता नहीं कितना समय लगा होगा, वो आप जान सकते हैं शायद, है ना। और दोस्तों राष्ट्रमंडल दिवस की बात करें तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज़ों को। और विश्व रेड क्रॉस आपका हो गया 8 मई को मनाया जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज़ को बड़े अच्छे से याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखें तो मोहिनी अट्टम नृत्य जो है रूप का विकास मूलतः जो किस राज्य से हुआ? मोहिनी अट्टम जो नृत्य है ना, ये इसका विकास कौन से राज्य से हुआ मूलतः? मानते हैं ना, जैसा कि माना जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा कर्नाटक के साथ, नहीं, ओडिशा भी नहीं होगा, तमिलनाडु भी नहीं होगा, केरल होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, केरल, देखिए दोस्तों केरल से इसका क्या कहे, इसका ये जो है ना मूलतः उत्पन्न हुआ था यहाँ से। ठीक है, और दोस्तों यक्षगान जो नृत्य है ना, वो आपके कर्नाटक का है, यक्षगान। ओके, कर्नाटक का क्या है? यक्षगान है। और तमिलनाडु का क्या है साहब? कारागम है। एक एक मैं आपको बता दूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट जो है। और ओडिशा की बात करूं तो अग्नि नृत्य ओडिशा का है दोस्तों, अग्नि नृत्य ओडिशा का है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है, इसको आप कितना इंपॉर्टेंस देंगे जरा ध्यान देंगे। नंबर 22 की किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लिव बिहाइंड में कुमाऊं की पहाड़ियों के जीवन का वर्णन किया? पढ़े क्या, समझे क्या? शायद नहीं, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा इसको। किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लिव बिहाइंड में, ठीक है, ये स्थान है, मैं कुमाऊं की पहाड़ियों के जीवन का वर्णन किया? किसने किया? ठीक है मेरे दोस्तों, ये किया नमिता गोखले को, उनकी रचना दोस्तों नमिता गोखले, यहाँ पे राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन। उनकी रचना थिंग्स टू लिव, ठीक है, बिहाइंड जो है ना, ये सॉरी स्थान नहीं है, ये इनकी रचना है मेरे दोस्तों। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, रचना है इनकी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे इनकी रचना में इन्होंने जो है कुमाऊं की पहाड़ियों के जीवन का वर्णन किया है। और दोस्तों भोपाल साहित्य व कला उत्सव में इन्हें सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, तिल्लाना किसका फॉर्मेट है? यहाँ पे फॉर्मेट है, ये चंद्रबिंदी नहीं है। ठीक है, तिल्लाना किसका फॉर्मेट है? भरतनाट्यम का है, ओडिशा का है, ओडिसी का है, या फिर कथक का है, या फिर कुचिपुड़ी का है? तो मेरे दोस्तों भरतनाट्यम करेंगे लॉक यहाँ पे। तिल्लाना जो है ना भरतनाट्यम का है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों ओडिशा की बात करें, ओडिसी की बात करें तो इसका एक सोनल मानसिंह है जो फॉर्मेट है, सोनल मानसिंह। ठीक है, और दोस्तों बात करें बिरजू महाराज जो है आपका कथक का है फॉर्मेट, बिरजू महाराज। ठीक है साहब, और क्या है? और कुचिपुड़ी का दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति है। ठीक है, तो ये है जो इनके कलाकार हुए थे, यामिनी कृष्णमूर्ति, और उनके आधार पे अब भी है जो बहुत नृत्य किए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस को देखें। ये क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे कि भारतीय बैंकों की कहा, देखिए दोस्तों भारतीय बैंकों की कहां अधिकतम विदेशी शाखाएं हैं? भारतीय बैंकों की कहां पर अधिकतम विदेशी शाखाएं हैं? बांग्लादेश में, यूके में, या यूएसए में, या श्रीलंका में? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहब। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यूके के साथ जाएगा। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर दोस्तों यूके हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब बात करें बांग्लादेश की राजधानी की दोस्तों, ढाका है, सभी को पता है साहब, है ना। और दोस्तों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, राष्ट्रीय स्मारक न्यूयॉर्क में बना हुआ है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दोस्तों यूएसए में है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, तो सेन वेट का संबंध किससे था दोस्तों? सेन वेट का संबंध जो था वो किससे था? बिक्री कर से, या फिर उत्पाद शुल्क से, या फिर सीमा शुल्क से, या सेवा कर से? मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। राइट आंसर उत्पाद शुल्क जाएगा बी ऑप्शन के साथ। ठीक है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़े तो आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पे, इस प्रकार से प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं आर्थिक दृष्टि से। अच्छा दोस्तों नंबर 26 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास का व्यवस्थित सिद्धांत दिया था? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब। तो देखिए दोस्तों डेविड रिकार्डो होगा, JS मिल होगा, एडम स्मिथ होगा, TR माल्थस होगा। दोस्तों राइट आंसर आप करेंगे बी ऑप्शन के साथ।
ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों। एडम स्मिथ की बात करें, देखिए निम्नलिखित में किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास का व्यवस्थित सिद्धांत दिया, तो डेविड रिकार्डो होगा। देखिए एडम स्मिथ की बात करें तो आधुनिक अर्थशास्त्री, इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्री का जनक कहा जाता है, आधुनिक अर्थशास्त्री का जनक कहा जाता है इन्हें दोस्तों, याद करेंगे ये एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये माथलस है ना, मालथस की बात करें, मालथस है जो, ये जनसंख्या सिद्धांत के नाम से जाना जाता है इन्हें। ठीक है, इन्हें जनसंख्या सिद्धांत के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए साहब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने जो है भाषाएं हैं दोस्तों, कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 18, 19, 22, 16। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, संविधान से संबंधित प्रश्न। आज जो है ना मैं दोस्तों बताया नहीं आपको, विज्ञान भी है, ठीक है, राजनीति भी है, इतिहास भी है, ठीक है, तो क्या बात करें, और भी बात करें तो अर्थशास्त्र भी है, सब कुछ है जो इसमें मेल है आज। ठीक है, तो बड़ा आनंद आने वाला है, आज की क्लास पूरी देखिएगा। 22 भाषाएं हैं मेरे दोस्तों, कितनी? 22 भाषाएं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, नागार्जुन सागर, जिन भी भाई बहनों ने 22 किया था उन सभी का राइट होगा। अब अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? अब क्या बताएं इसके बारे में साहब, अभी तो बात की है ना इसके बारे में, तो कोई गलत नहीं करेंगे ना। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो कृष्णा ही होगा ना मेरे दोस्तों, ये अभी तो अपन ने बात की है, अब कौन भाई बहने गलत करेंगे? कोई नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी बात की है दोस्तों। जो आपकी बात करें सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, नर्मदा नदी की बात करें तो दोस्तों सरदार सरोवर, मैंने अभी आपको बात बताई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। लक्षद्वीप जो है द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों लक्षद्वीप जो समूह है ये आपका अरब सागर में है। बी ऑप्शन मेरे प्यारे भाई बहन जो भी बता रहे हैं उन सभी का राइट होगा। ठीक है, और दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और हिंद महासागर द्वीप समूह में लंका स्थित है दोस्तों। लंका जो है हिंद महासागर द्वीप समूह में लंका स्थित है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताओ तारों को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बड़ा आनंद आने वाला इस क्वेश्चन पे दोस्तों। देखिए तारों को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोई गलत नहीं बताएंगे, क्योंकि बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। संकलन नहीं होगा, संयोजन भी नहीं होगा, आसंजन भी नहीं होगा, श्रृंखला बंधन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन ने बड़ा अच्छे से पढ़ा होगा साहब, 10th क्लास में तो पढ़ा ही होगा ना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, प्रेशर कुकर। देखिए दोस्तों ये पूछा जा रहा है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्वथनांक अधिक ताप पर होने लगता है, क्वथनांक कम ताप पर होता है, दाब स्थिर होता है, या कोई पदार्थ बाहर निकल पाता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्वथनांक अधिक ताप पर होने लगता है। ए ऑप्शन सभी का राइट होगा साहब, बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है। यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न नंबर 32 भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 35 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है साहब। राइट आंसर क्या जाएगा? भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को जो है कितने माह तक की अवधि के भीतर भरा जाएगा, ये आपको बताना है। 1 मास, 6 मास, या फिर 3 मास, या फिर 1 वर्ष। मेरे दोस्तों 6 मास हो जाएगा, 6 मास बिल्कुल है, जो बी ऑप्शन को आप लॉक कर देंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न है। ठीक है, जब भी देखिए भारत के संविधान के अनुसार जब भी भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को 6 मास की अवधि के भीतर भरा जाता, ऐसा संविधान में है दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से आंसर देंगे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी ना, उचित समतावादी थी, दास श्रमिक आधारित थी, वर्ण आधारित या जाति आधारित? देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका जाएगा राइट आंसर
हड़प्पा लोगों की जो लोगों की जो थी ना वो सामाजिक आधारित पद्धति दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाति आधारित कह सकते हैं या सामाजिक आधारित भी कह सकते हैं, बिल्कुल है जो आप इसे याद रखेंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न है, डी ऑप्शन को आप यहाँ पे लॉक कर देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन की पूरी प्रकृति भी सेंस कर लें, तो इसीलिए मैं आपको एडवांस भी बता रहा हूँ साथ साथ में। नंबर 34 का राइट आंसर क्या जाएगा, निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, अल्फा किरणें की, बीटा किरणें की, या गामा किरणों की, या फिर न्यूट्रॉन की। अब देखिए दोस्तों, एक ये न्यूट्रॉन जो है ना, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी ना, चैडविक ने की थी दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा गामा किरणों के साथ दोस्तों। गामा किरणें जो है ना ये इसकी वेदन क्षमता जो है सबसे अधिक है, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, गांधी जी के साथ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, ये बताना है। एनी बेसेंट ने, या मृदुला साराभाई ने, मुत्तु लक्ष्मी ने, सरोजिनी नायडू ने। बड़ा अच्छा प्रश्न है, सरोजिनी नायडू दोस्तों गोलमाल सम्मेलन में साथ भी गए थे। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा, सरोजिनी नायडू, ठीक है। इसको लॉक कर देंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। कौन थी, प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी दोस्तों, आपको याद रखना है। और होम रूल आंदोलन भी चलाया था, जो कि एनी बेसेंट और दोस्तों सभी को पता है बाल गंगाधर तिलक के, ठीक है। तो दोस्तों ये चीजें जो बिल्कुल आपको मैं पढ़ा चुका हूं, अच्छे से करवा चुका हूं। अब देखिए दोस्तों, आज आपके थे 35 प्रश्न, ठीक है। कैसे लगे वो आपको पता है दोस्तों, ठीक है। और बिल्कुल दोस्तों मेरी यही उम्मीद रही कि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ और आपको भी अच्छे लगे और आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो और अच्छा कंटेंट साबित हो। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान पुलिस के लिए मॉडल पेपर भाग संख्या 8 थी, गागर में सागर भरने वाली क्लास थी, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, शेयर जरूर कर लीजिएगा, आपके मित्रों के साथ शेयर करना बहुत बनता है मेरे दोस्तों, शेयर जरूर कर लेना, ठीक है। जो भी भाई बहन आपके तैयारी कर रहे हैं किसी भी, ठीक है, राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, किसी भी की, यदि पुलिस की अभी नहीं करे तो पटवार वालों को भी शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप ऐसे ही अपने राजस्थान क्लासेस पर विश्वास बनाए रखें। अब फिर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।